आज की इस वीडियो में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी 9008। इससे पहले हम लोगों ने इसी सेम ऑर्डर के फर्स्ट 23 रूल्स कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके कवर करेंगे रूल 23A टू रूल 36। इन रूल्स को कवर करने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग पहले जो प्रीवियस रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनका एक दफ़ा उनका ओवरव्यू कर लें। जो फर्स्ट 23 रूल्स हम लोगों ने ऑर्डर 21 के प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, उनको 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया गया था। नंबर 1 पार्ट इस चीज़ के हवाले से था कि आपने जब डिक्री में जो मोड ऑफ पेमेंट अंडर डिक्री डिस्कस किए गए थे कि डिक्री के दौरान अगर कोर्ट ऑर्डर करती है जजमेंट डेटर को कि उसने कुछ पे करना है डिक्री होल्डर को, तो वो किस तरह पे कर सकता है। इसके नॉर्मली 3 मोड थे, या तो वो कोर्ट में पे कर देगा और कोर्ट आगे से हैंड ओवर कर देगी डिक्री होल्डर को। नंबर 2 ये मोड था, या तो वो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट डिक्री होल्डर को पेमेंट कर देता था। नंबर 3 इस तरह, या जो भी कोई भी मोड जो कि कोर्ट उसे डायरेक्ट करती थी कि आपने इस तरह पे करना है, तो वो किसी और, जैसे कि कोर्ट अगर उसे कह देती थी मनी ऑर्डर के थ्रू करें, बैंक के ऑर्डर करें या कोर्ट में आके उसके हाथ में दें, वो किसी भी मूड में जिस तरह भी कोर्ट की डायरेक्शन होती थी इस तरह वो उसे पेमेंट करेगा। तो ये तो फर्स्ट 2 रूल इस मैटर से डील करते थे कि मोड ऑफ पेमेंट अंडर डिक्री, डिक्री के दौरान किस तरह आप लोगों ने पेमेंट करनी है डिक्री जजमेंट डेटर ने डिक्री होल्डर को। सेकंड पोर्शन जो प्रीवियस रूल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो इस चीज़ के हवाले से था कि कौन सा कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएगा, तो जिसमें हम लोगों ने ये कवर किया कि 2 कोर्ट ही डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एक तो वो कोर्ट जिसने डिक्री पास की होती है, और सेकंडली वो कोर्ट जिसको डिक्री सेंड की जाती है फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस। अब जिस कोर्ट को डिक्री सेंड की जा रही है एग्जीक्यूशन पर्पस, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, वो सेम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, वो विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। अब सेंड करते हुए क्या ऑब्लिगेशंस, क्या कोड और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सेंडिंग कोड पे, यानी फॉर्मल कोड आप इसे कह सकते हैं, और जो लेटर कोड है एग्जीक्यूटिंग कोड ऑफ है उसके ऊपर क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब फिर जब डिग्री, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट इससे रेलेवेंट जो था रूल 3 टू 9 था, और लास्ट पार्ट जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसी सेम ऑर्डर का डिस्कस किया था वो ये था कि आप को दरख्वास्त देनी पड़ती है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। मतलब ये डिग्री होल्डर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उसने डिग्री हासिल करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसे दरख्वास्त देनी पड़ती है, पर ये ऑब्लिगेशन उस पर पंजाब लेवल पर नहीं है। वहाँ पर ऑटोमेटिकली तौर पर जब डिग्री उसके फेवर में आ जाती है डिग्री होल्डर के, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में ऑटोमेटिकली तौर पर टर्न हो जाती है, वहाँ पर उसे दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं। खैर अलबत्ता फेडरल लेवल पर तो है, तो वहाँ पर हम लोगों ने चीज़ डिस्कस की कि आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी। दरख्वास्त जो है वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। दरख्वास्त में क्या चीज़ें होनी चाहिए ये रूल 11 बताता है, और फिर क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी रूल 11 बताया गया है। और फिर वो दरख्वास्त जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट के हवाले से हो सकती है। लाइक आप ये दरख्वास्त देते हो कि भाई जजमेंट डेटर की मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की जाए, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की जाए, और उसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई दरख्वास्त देने के बाद अब ज़ाहिर सी बात है ये दरख्वास्त जो है उसके हवाले से जजमेंट डेटर को किस तरह पता चलेगा कि मेरे अगेंस्ट दरख्वास्त आ गई है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। ऑब्वियसली कोर्ट उसे नोटिस भेजेगी, क्योंकि ये फेयर ट्रायल का तकाजा भी है अंडर आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के। जब भी आपने किसी के पर्सन के ऊपर सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज करनी है तो सबसे पहले उसे फेयर ट्रायल दिया जाए। तो दरख्वास्त के बाद फेयर ट्रायल का ये तरीकाकार है कि उसे दरख्वास्त के अगेंस्ट आई है उसे नोटिस दिया जाए, उसे इंटीमेट किया जाए कि भाई ये फलां पार्टी, ये डिग्री होल्डर आपके अगेंस्ट डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, तो उसे नोटिस दिया जाता है। ये नोटिस देने तक के प्रोसेस तक हम लोगों ने फर्स्ट 23 रूल्स के अंदर कवर किया था। अब नोटिस देने के बाद जाहिर सी बात है उसका, ये तो डिग्री होल्डर का राइट था कि वो डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए दरख्वास्त देगा, और फिर आगे जजमेंट डेटर का राइट था कि उसे नोटिस दिया जाए। ये हम लोग फर्स्ट 23 रूल में कवर कर चुके। नेक्स्ट अब हम लोगों ने रूल 23A टू 36 में कवर करना है। और अब यहाँ ही इसी प्रोसेस से आगे, नोटिस के बाद से ही आगे ये ऑब्जेक्शन टू एग्जीक्यूशन से स्टार्ट होता है कि जाहिर सी बात है उसे नोटिस मिलेगा जजमेंट डेटर को, और वो कोर्ट में आएगा, और हो सकता है कि वही चीज़ ना माने कि इस डिग्री को उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट करवाया जाए, यानी वो कोई ऑब्जेक्शन रेज़ करे, तो क्या उसके पास राइट है इस तरह का ऑब्जेक्शन करने का। तो यही चीज़ जो है रूल 23A के अंदर बताई गई है। डिपॉजिट ऑफ डिक्रेटल अमाउंट एक्स्ट्रा एंड ऑब्जेक्शन बाय द जजमेंट लेटर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री शैल नॉट बी कंसीडर्ड बाय द कोर्ट अनलेस। अब ये जो लाइन है ना, ये इस चीज़ को निगेट कर रही है कि ये उसके पास राइट है, जजमेंट लेटर के पास राइट है कि वो ऑब्जेक्ट कर सकता है टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, लेकिन वो ऑब्जेक्शन तब तक इंटरटेनेबल नहीं होगा कोर्ट की तरफ से जब तक ये क्लाउज ए और बी की कंडीशन पूरी ना हो जाए। लाइक इन द केस ऑफ अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ अ मनी, अगर तो ये डिक्री जो है वो किसी डिक्री की नेचर ऐसी है कि वो अबाउट ऑफ अ पेमेंट ऑफ अ मनी है, मतलब जजमेंट डेटर ने डिक्री होल्डर को कोई पैसे वगैरह पे करने हैं, तो अब इस सिचुएशन के अंदर इस तरह की डिक्री के हवाले से अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर देता है जजमेंट डेटर डिक्री होल्डर को कि भाई मैंने तो ये डिक्री एग्जीक्यूट नहीं करवानी, तो ये ऑब्जेक्शन वो तब उसका एंटरटेनेबल होगा जब ये इधर डिपॉजिट द डिक्रेटल अमाउंट इन द कोर्ट ऑफ फंडिंग सिक्योरिटी, मतलब जो डिक्रेटल अमाउंट से मुराद वो अमाउंट जो कि डिक्री होल्डर को ग्रांट अवार्ड की गई है कोर्ट की तरफ से कि जजमेंट डेटर ने इसको पे करनी है, वो डिक्रेटल अमाउंट ही पे कर देता है या फिर सिक्योरिटी नहीं जमा करवा देता। क्लाउज बी, इन केस ऑफ एनी अदर डिग्री ही फर्निश सिक्योरिटी फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ अ डिग्री। और इसी तरह जो दूसरी कोई डिग्री है
दूसरी कोई डिक्री है, दूसरी डिक्री के केस में यानी कि एक तो उन्होंने ज स्पेसिफिकली बता दिया ना कि डिक्री की नेचर है कि वो डिक्री है पार्ट ऑफ अ पेमेंट ऑफ अ मनी। उसके अलावा कोई दूसरी नेचर की डिक्री हो सकती है, लाइक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिक्री फॉर द डिलीवर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस तरह की डिक्री के मतलब अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन है कि वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहता, तो वो ऑब्जेक्शन उसका तब एंटरटेनेबल होगा जब वो ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ अ डिक्री की सिक्योरिटी नहीं दे देता। अब यहाँ पर आप देखें भाई, ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ अ डिक्री की सिक्योरिटी से क्यों मुराद है? भाई देखो, जब उसने ऑब्जेक्शन रेज किया जजमेंट डेटर ने कि इस डिक्री को एग्जीक्यूट ना किया जाए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? परफॉर्मेंस ऑफ अ डिक्री डिले हो रही है, ड्यू हो रही है। अब हो सकता है कि जब ये इसकी ऑब्जेक्शन रेज़ करने के बाद कोर्ट जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ अ डिक्री को ड्यू कर दे, इससे सिक्योरिटी वगैरह लेके, क्योंकि वो बगैर सिक्योरिटी के नहीं इसका इस ऑब्जेक्शन को एंटरटेन करेगी, तो पॉसिबिलिटी है कि आगे फर्दर जाके भी वही फैसला निकले कि जो पहले फैसला आया। मतलब बाद में भी यही आप जितना मैटर को तोल, बेशक जितना भी तोल खींच लो, वही कहते हैं ना कि कान इधर से खींचे या उधर से खींचे, बात एक ही है। मतलब वो चाहे जो भी सिचुएशन बन जाए, आगे जाके भी यही फैसला आना है जो कि अभी आया डिक्री होल्डर के। तो वो उससे पहले सिक्योरिटी ले लेते हैं कि भाई देखिए, आपके इस एक्शन की वजह से, क्योंकि आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस तो डिले हो रही है, लेकिन अगर आगे जाके भी कोर्ट का यही फैसला हुआ और आप सच्चे ना निकले, तो फिर इस सिचुएशन में हमने आपसे सिक्योरिटी ले ली है, ताकि जो ड्यू परफॉर्मेंस हुई है और लिटिगेशन ज़्यादा लॉन्ग प्रोलॉन्ग हुई है और उसे डिक्री होल्डर को इंसाफ के हासिल करने के लिए उसे और खवार होना पड़ा है, तो उसका उसे ना मुदावा हो सके, इसलिए उन्होंने उसे सिक्योरिटी ले ली है, ताकि वही ब्लेम ऑफ जब कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन ऑफ कोर्ट ने अवॉर्ड करनी है, उसी कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन में वो सिक्योरिटी भी वो डिक्री होल्डर को दे सके। नेक्स्ट, सो ये आपके पास पोर्शन था ऑब्जेक्शन टू एग्जीक्यूशन, फोर्थ पार्ट ऑफ ऑर्डर 21, जिसमें जस्ट वन रूल है 23A। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। इसमें टू रूल हैं 24 एंड 25। टू रूल हैं 24 और 25 प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब कि डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के प्रोसेस से रिलेटेड है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आप दावा दायर करते हो, दावा दायर करने के बाद कोर्ट इंटीमेट करती है डिफेंडेंट को प्लेंटिफ की तरफ प्लेंटिफ के सूट के बारे में कि प्लेंटिफ ने आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले लिया है, तो उसे समन सर्व करवाते हैं और वो एक प्रोसेस सर्वर कराता है। इसी तरह अब जब डिक्री एग्जीक्यूट करानी है कोर्ट ने, तो कोर्ट का जो है वो जज साहब खुद तो ही डिक्री एग्जीक्यूट करवाने नहीं जाएंगे अपनी जो हेयरिंग्स हैं उनको छोड़ के, वो बल्कि इस हर काम के लिए ना प्रोसेस सर्वर उन्होंने रखे हैं। तो डिक्री को भी एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोई प्रोसेस ऑफिसर होगा। वो कह रहे हैं कि अब वो प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन क्या होगा, इससे रिलेटेड मतलब वो जो पर्सन जिसने डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना है, वो किस तरह उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएगा, वो प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन अब इस पार्ट में, फोर्थ पार्ट में डिस्कस हुआ है। फर्स्ट सो रूल टू टू दो रूल इस पोर्शन से डील करते हैं, रूल 24 एंड 25। सो प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन फर्स्ट तीन सब रूल हैं इसमें। सब रूल 1 स्टेट दैट व्हेन द प्रीलिमिनरी मेजर इफ एनी रिक्वायर्ड बाय द फोरगोइंग रूल्स हैव बीन टेकन, मतलब कहने जो ऊपर बताए गए रूल्स हैं उनमें जो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई प्रीलिमिनरी मेजर्स बताए गए हैं के लिए जाने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, और वो लिए जा चुके हैं। अब क्या चीज़ें बताई गई हैं? यही बताया गया है ना कि डिक्री आ गई आपके फेवर में, आप दरख्वास्त दो, दरख्वास्त देने के बाद नोटिस दो जजमेंट राइटर को, वो दरख्वास्त भी दी जा चुकी है, नोटिस भी मिल चुका है जजमेंट राइटर को, वो प्रीलिमिनरी मेजर्स पूरे हैं। अब क्या होगा? द कोर्ट शैल अनलेस इट काउज टू द कंट्रेरी इशू इट प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। अब कोर्ट जो है, जनरल रूल यही है कि कोर्ट जो है वो डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस जारी कर देगा, मतलब वो कहेगा कि इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाए। एक्सेप्शन ये है कि अनलेस इट सी काउज टू द कंट्रेरी, मतलब अगर इन प्रीलिमिनरी मेजर के बजाय कोई और का एक्शन लेने का कहा गया था कि भाई ये ऐसा नहीं, ये होगा तो हम कोर्ट प्रोसेस जारी करेगी डिक्री के एग्जीक्यूशन का, अगर ऐसा कुछ है तो फिर तो वो नहीं जारी करेगी। अदरवाइज आपने जो पहले एक्शन कोड ऑफ फॉर्मेलिटीज थी डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने को से पूरी कर दी, कोर्ट बाउंड है, वो शेल का वर्ड है, वो प्रोसेस जारी कर देगी कि भाई इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाए। सब रूल 2, एवरी सच प्रोसेस शेल बियर डेट द डे ऑन विच इट इज इशूड एंड शेल बी साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर। अच्छा, सब रूल 1 में अगर आप इसको पार्ट्स में याद डिवाइड कर लें, आप ये अपने साइड पे पार्ट अपनी बुक पे लिख लें या जो भी आपके पास नोट्स है उस पर ये चीज़ मेंशन कर लें कि इसमें बात क्या हुई है, तो एक इस तरह ना मेमोराइज करना आसान हो जाता है। लाइक आप सब रूल 1 पे ये लिख लें कि
प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री जारी होने से पहले क्या कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होना ज़रूरी हैं। ये सब रूल 1 पे लिख लें। और ये इसमें आपको पता है कि दरख्वास्त देनी ज़रूरी है ऑन द साइड ऑफ अ डिक्री होल्डर, और नोटिस जारी होना चाहिए इस दरख्वास्त का टू द जजमेंट एटर। अब सब रूल 2 में बेसिकली बताया जा रहा है कि जो कोर्ट प्रोसेस जारी करती है अबाउट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, उस प्रोसेस के अंदर क्या कोडल फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पूरी करनी है आपने, क्या उस पर मेंशन होना चाहिए। आप कह सकते हो इट्स अबाउट द कंटेंट ऑफ अ प्रोसेस which is issued by the court for the execution of a decree. So sub rule 2 कहता है कि every such process shall bear date the day on which it is issued एंड शेल। नंबर 1 चीज़ वो कह रहे हैं कि प्रोसेस जिस डेट पर जारी हो रहा है ना, उस पर वो डे मेंशन होनी चाहिए जिस डे पे ये इशू हो रहा है। मतलब 24 फेब को अगर कोई कोर्ट प्रोसेस जारी कर रही है अबाउट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो उस पर वो 24 फेब डेट मेंशन होगी। एंड शेल बी साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज द कोर्ट में अपॉइंट इन दिस बिहाफ। पहली डेट मेंशन, दूसरा ये कि उसके ऊपर जज के या वो ऑफिसर जो कि इस प्रोसेस को जारी करने के ऊपर उसका काम यही है कि वो प्रोसेस उसने जारी करने हैं, उन दोनों में से किसी एक के सिग्नेचर होने चाहिए। नंबर 3, एंड शेल बी सील विद द सील ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट की सील होनी चाहिए इस पे। एंड डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर टू बी एग्जीक्यूटेड। अब ये सारे एक्शन करने के बाद उसने ये किसी प्रॉपर ऑफिसर को जिसने इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराना है उसे डिलीवर कर देगा कि भाई चलें अब आप इसे एग्जीक्यूट करवाएं। सो जो प्रोसेस जारी होता है अबाउट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, उस पर 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, जिस डेट पे वो प्रोसेस जारी हो रहा है वो डेट। नंबर 2, कोर्ट के या ऑफिसर जिसने ये जारी करना है उसके सिग्नेचर। नंबर 3, कोर्ट की सील। और फिर आपके एक्शन पूरे करने के बाद जिस पर्सन ने एग्जीक्यूट करवाना है उसको आप ये जारी कर दोगे। उसको ये हम लोग इसलिए फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाने जा रहे हैं क्योंकि वो जब वहाँ जाएगा जिसके अगेंस्ट कर रहा होगा वो कहेगा भाई क्या आप जो है वो खलीफा बन के मेरे अगेंस्ट डिक्री एग्जीक्यूट करवाने आ गए हैं, आपके पास कोई प्रॉपर अथॉरिटी लेटर है। तो वो फिर इसे दिखाएगा कि भाई देखो मेरे पास ये प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन है। जैसे अगर कोई पर्सन आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर कोई आपको अरेस्ट करने आ जाए, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो बगैर वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है ना, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जहाँ पर बगैर वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, हाँ, ये सेम 3 की बोला है मैंने। तो वो कह रहे हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आ जाती है तो अब इस सिचुएशन में आप उसे क्या कहते हो? हाँ, आप उसे कहते हैं भाई शो माय अरेस्ट वारंट, मेरा अरेस्ट वारंट दिखाएँ, आपके पास है भी, आप किस बेस पे मुझे अरेस्ट करने आए हैं? तो अब इसी तरह जैसे आप अपनी गिरफ्तारी नहीं देते क्योंकि राइट ऑफ लिबर्टी है आपके पास, आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आई थिंक। तो आप कहते हो भाई बगैर, लेकिन वो भी होता है सेव अंडर लॉ, मतलब कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपने कोई ऑफेंस किया हुआ तब नहीं आप कह सकते मेरा राइट ऑफ लिबर्टी है। तो अब इसी तरह वहाँ पर जिस तरह, अगर कंफ्यूज ना करूँ मैं, सिर्फ रिलेट करने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को कोट किया कि जैसे आप उधर कहते हो ना कि भाई मेरा अरेस्ट वारंट कहाँ है, आप मुझे उसके बगैर दिखाए तो आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर आप किसी पर्सन के अगेंस्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने जाओ और वो आपसे कह दे कि भाई आपके पास कोई प्रॉपर अथॉरिटी लेटर है और आपके पास ना हो तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो इसीलिए इस चीज़ के हवाले से वो कह रहे हैं कि उस प्रोसेस सर्वर को बाकायदा अथॉराइज करके भेजना उस कोर्ट की जिम्मेदारी है, उसे अथॉराइज करेंगे इस तरह। एंड एवरी सच प्रोसेस अ डे शैल बी स्पेसिफाइड ऑन और बिफोर विच शैल बी एग्जीक्यूटेड। और इसी तरह नंबर, अभी हम लोगों ने कहा ना इस प्रोसेस में 3 रिक्वायरमेंट्स तो सब रूल 2 में बताई हुई थी, सब रूल 3 में 4 रिक्वायरमेंट बता दी गई है कि ये चौथी चीज़ भी इस प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन में मेंशन होनी चाहिए। और वो क्या है कि भाई किस डे तक आपने इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना है या किस डेट से पहले आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे कोई एग्ज़ाम आया और उस एग्ज़ाम की कोई लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होती है। जैसे जो अब सिविल जज के एग्ज़ाम है, इन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 12 फेब ना 12 फेब है। तो आप ये कह लो कि हर चीज़ की एक लिमिटेशन के साथ होती है, क्योंकि ये पाकिस्तान है। अगर आप किसी चीज़ पे कोई लिमिट ना लगाओ तो फिर तो ये काम हो गया आपका, कोई करेगा ही नहीं, सारे कहेंगे हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो इसलिए एक टाइम लगा दिया जाता है। तो इधर इसके ऊपर भी एक टाइम स्पेसिफाई कर दिया गया है भाई कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपने ये डिक्री, इस टाइम पीरियड से पहले या इस टाइम पीरियड तक आपने ये डिक्री एग्जीक्यूट करवानी है। नेक्स्ट है रूल 25। रूल 25 कहता है कि इंडोर्समेंट ऑन प्रोसेस, सब रूल 1 एंड सब रूल 2, इसमें टोटल 2 सब रूल हैं।
सो वो कह रहे द ऑफिसर इंटरेस्टेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस शेल इंडोर्स देयर ऑन द डे एंड ऑन द मैनर इन विच इट वाज एग्जीक्यूटेड। कह रहे जिस ऑफिसर को इंटरेस्ट किया गया था ना कि आपने इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, वो इसके ऊपर वो डे मेंशन करेगा और वो मैनर मेंशन करेगा जिस डे के ऊपर उसने वो एग्जीक्यूट किया। अब मिसाल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल हम पहली वाली एग्जाम्पल करेंगे भाई 24 डेट को, 24 फेब की डेट को ये इशू हुआ था। अब इस पर्सन को ये टाइम लिमिट दी गई थी कि भई आपने ना 24 मार्च तक ही जो है वो उसको एग्ज़ीक्यूट करवाना है। अब इस पर्सन ने क्या किया, इसने 12 मार्च तक जो है वो उसको एग्ज़ीक्यूट करवा लिया, तो उसने वो मैनर और वो डेट यानी 12 मार्च को उसने एग्ज़ीक्यूट करना वो मेंशन करेगा उस प्रोसेस के ऊपर कि इस डेट तक मैंने ये अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था। एंड इफ द लेटेस्ट डे स्पेसिफाइड इन द प्रोसेस फॉर द रिटर्न thereof has been exceeded the reason of the delay, or if it was not executed, the reason why it was not executed, shall return the process with such endorsement to the court। अब ये बात बेसिक अब ये इस अब जो सेकंड पार्ट है ना वो ये बात बता रहा है कि भाई पहले तो उसने उस डेट के ऊपर जो डेट उसे दी गई थी उस डेट के ऊपर उसने उसी डेट के अंदर अगर उसने उसको एग्जीक्यूट करवा दिया तो वो डेट वो मेंशन कर देगा अपने प्रोसेस पे। लेकिन अगर लेटेस्ट डे मतलब जो रिटर्न के लिए उसको था ना कि इस डेट तक आपने एग्जीक्यूट करवाना है, उससे वो हो ना सका, वो एक्सीड हो गई, उसे नहीं हो सका उस डेट पे जो उसे टाइम पीरियड कहा गया था कि जैसे अब पहली एग्जांपल को देखें तो उसे कहा गया था कि 24 मार्च तक ये करना है, लेकिन उसे 2-3 दिन ऊपर हो गए। 28 मार्च अब बन गई। उस फिर अब वो उसे 28 मार्च को उससे ये उसने एग्ज़ीक्यूट करवाया, एक्सीड हो गई। तो अब इस सिचुएशन में किस वजूहात की बिना पे वो उस टास्क को जो लिमिटेड टाइम था, उसके पास ड्यू टाइम था यानी 24 मार्च था, वो नहीं कर सका और 28 मार्च को उससे हुआ, तो वो रीज़न ऑफ डिले मेंशन करेगा अब प्रोसेस पे। और अगर उससे एग्ज़ीक्यूट ही ना हो सका, तो अब इस सिचुएशन में वो रीज़न लिखेगा कि भई क्यों मुझसे ये प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट ना हो सका, और फिर ये प्रोसेस को रिटर्न कर देगा अपनी इस एंडोर्समेंट के साथ। मतलब अगर तो विदिन अ टाइम कर दिया तो जिस टाइम में और जिस मैनर में किया वो एंडोर्स करके वापस करेगा। अगर डिले किया तो डिले की डेट और प्लस रीज़न ऑफ द डिले करके एंडोर्स करके कोर्ट को वापस करेगा प्रोसेस। और अगर ना एग्जीक्यूट हो सका तो फिर नॉट एग्जीक्यूट होने की वजूहात जो है वो उसे एंडोर्स करके प्रोसेस वापस करेगा कोर्ट में। सब रूल 2 वेयर द एंडोर्समेंट इज टू द फैक्ट दैट सच ऑफिसर इज अनएबल टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। अगर इसने ये एंडोर्स किया, ये मेंशन करके भेजा कि भई मैं तो ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के काबिल ही नहीं हूँ। द कोर्ट मैं नहीं कर सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है ऐसी, वो कह रहे द कोर्ट शैल एग्जामिन टचिंग हिज एलिज्ड इनेबिलिटी। अब कोर्ट जो है वो इसकी इनेबिलिटी को चेक करेगी एंड मे थिंक फिट, और इस पर्पज़ के हवाले से वो किसी भी गवाह को समन कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है इसकी इनेबिलिटी को चेक करने के लिए, और फिर इस चीज़ को रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड और फिर रिकॉर्ड को देखेगी, रिजल्ट एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट। और जो रिज़ल्ट है ना, सॉरी, जो उसको क्या बना कि वाक़ई इनेबल है नहीं, उसको रिकॉर्ड में लेकर आएगी। अब यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो आपको मैं आपको एक इंसिडेंट से समझाती हूँ, जो कि हमारे एक लेक्चरार थे, हमारे प्रोफ़ेसर थे सरवजदान, जिस टाइम मैं खुद स्टूडेंट थी, तो उन्होंने हमें एक ना इंसिडेंट सुनाया था। वो इधर से इधर तो नहीं उन्होंने ये बताया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ एक केस डिस्कस किया था, और ये वहाँ पर ये मैटर है ना, आई थिंक सो उस इंसिडेंट के साथ आपको ये वाला जो ये सब रूल 2 है ना, ये क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि भई यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर वो कहता है कि मैं ये एंडोर्स नहीं कर सकता क्योंकि मैं अनएबल हूँ। अब कोर्ट उसे एग्ज़ामिन कर रही है। क्यों उसे कोर्ट एग्ज़ामिन कर रही है? चेक करने के लिए कि वाक़ई इनेबल है, क्योंकि इसके प्रोसेस को एग्ज़ीक्यूट ना करवाने से आप देखें टेक्निकली किसको फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है जजमेंट राइटर को, क्योंकि एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहा प्रोसेस, तो फ़ायदा जजमेंट राइटर को हो रहा है। और हमारे यहाँ भाई बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जितने भी ये ऑफ़िसर्स होते हैं ना, इनकी जो तनख्वाह होती है ना सरकारी, तो इनका उसमें गुज़ारा नहीं हो रहा होता। तो मेजॉरिटी जो है फिर वो रिश्वत लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ऊपर की कमाई ना, तो वो फिर इस तरह की जो सिचुएशन है, या फिर और भी बहुत ज़्यादा वर्डिंग लिखी हुई है कि मिठाई है आपकी, आपका गिफ्ट है, या फिर एक और वर्ड है, ये मेरे दादा वो यूज़ करते थे कि मुसल्ले के नीचे रख दोगे, मतलब जो पर्सन नहीं ले रहा रिश्वत, वो कहते ऊपर से मौलाना बने हुए होते थे, वो कहते थे कि भाई हम तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो आप इस तरह कर दो ना। तो वो फिर इस तरह की सिचुएशन अगर हो जाए आपके साथ, लोग यानी कि हमारे सिस्टम है और करप्शन हमारे बहुत ज़्यादा चल रही है, हमारे सिस्टम का हिस्सा है। अब आप यहाँ पर इस सिनेरियो को देखेंगे, भाई हो सकता है कि जो बंदा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने गया है ना, तो वो जो पर्सन है
जो जजमेंट लेटर है, वो उसे कहता है कि आप डिक्री को एग्जीक्यूट ना करवाओ, बल्कि आप ये कह दो कि भई मैं तो इसे एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, तो आप भी खुश, मैं भी खुश और मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा डिक्री होल्डर को ना उसे परेशान करने के लिए कि उसके फ़ेवर में डिक्री एग्जीक्यूट ना हो सके। वो उसके साथ बाहर से सेटिंग कर लेता है। कोर्ट को अगर ये डाउट हो कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो फिर इसे एग्ज़ामिन करेगी कि भई वाक़ई वैलिड एक्सक्यूज़ है जिसकी वज़ह से ये डिक्री को एग्जीक्यूट ना करवा सका। इसलिए वो इसे एग्ज़ामिन करते हैं। अब आ जाते हैं उस इंसिडेंट के बारे में जिसका मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इंसिडेंट अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ ना, अगर आपके साथ ये इंसिडेंट हो जाए, क्योंकि स्टोरी की यही एबिलिटी होती है कि अगर किसी वाक़ये के साथ आप लोग कोई वाक़या अटैच कर लेना किसी चीज़ के साथ, तो वो तो फिर आपको लाइफ़ टाइम याद रहता है। तो इंसिडेंट ये था कि हमें हमारे सर ने एक दफ़ा एक इंसिडेंट सुनाया था कि एक पर्सन था, उसको ना चाहिए था अपना कोई उसने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने थे, कोई परमिशन उसे लेनी थी, कुछ चीज़ बनाने के लिए ना, तो उसके लिए उसने डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह दिए, इसी तरह एक क्लर्क को कि आप मेरे ये डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर दो। उस पर्सन ने कहा कि अब ये जो आपका बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए उसको पता था कि इसके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होना ज़रूरी है। उसने कहा कि भई इस ये तो जो वो वाली सिचुएशन है ना कि मरता क्या ना करता। तो फिर उसने कहा कि भई ठीक है, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करवा तो दूँगा, लेकिन आपको पहले मुझे 20-30 या 30-40 हज़ार रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी। अब उस पर्सन ने कहा भई मैं रिश्वत क्यों दूँ? हालाँकि मेरा काम तो जेन्युइन है। वो बंदा ईमानदार था, वो नहीं माना। उसने कहा अच्छा ठीक है, नहीं तुम सीधे होते। उसने उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नॉट अप्रूव्ड लिख दिया। मतलब कि उसने लिख दिया नॉट अप्रूव्ड। अब उस पर्सन तो वो तो हो गया परेशान, क्योंकि उसका तो इसके एक्शन की वजह से हो गया नुकसान। अब क्या हुआ, उसने जितने भी बंदों के साथ मशवरा किया ना, उसने कहा कि भई इसका यही हल है, क्योंकि हमारा सिस्टम करप्ट है, आप इसे कुछ ना कुछ दे दिला के फ़ारिग करो, क्योंकि ये आपका काम रुक जाएगा, क्योंकि इसने तो अब इसका कोई और हल नहीं है। अब वो एग्री कर जाता है और उस बंदे के पास जाता है कि ठीक है, मैं आपको रिश्वत दे देता हूँ। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताओ मैंने कितनी रिश्वत देनी है और कितना टाइम लगेगा मेरे प्रोसेस में, क्योंकि आपने तो मेरे डॉक्यूमेंट्स ही ख़राब कर दिए हैं। वो कहेगा कि बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे पैसे दो मैं भी करवा दूँगा। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा कि दे तो सही। फिर उसने जब उसे पैसे प्रोवाइड किए तो उसने क्या किया? उसने लिख दिया नॉट अप्रूव्ड। मतलब वही जो नॉट वो डॉक्यूमेंट था, वो नॉट अप्रूव्ड से नॉट अप्रूव्ड बन गया। मतलब कितनी कानून के अंदर भी लिटरल इंटरप्रिटेशन है का बड़ा रोल है वर्डिंग का, और इसी तरह वैसे भी आपकी लाइफ में वर्डिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। किस तरह उसने उसका बना खराब किया और खराब ठीक किया। तो अब आई होप इस इंसिडेंट के बाद आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि सब रूल 2 के तहत क्यों कोर्ट उसे एग्ज़ामिन कर रही है, उस प्रोसेस ऑफिसर को, कि क्यों वाक़ई क्या जेन्युइन रीज़न था कि ये इस डिक्री को एग्ज़ीक्यूट ना करवा सका। तो ये रूल 24 और 25 हम लोगों ने कवर किया। अब इसको अगर हम देखें कि प्रोसेस फॉर एग्ज़ीक्यूशन में सबसे पहले ये है कि कब ये जारी किया जाता है, क्या लीगल फ़ॉर्मेलिटी पूरी होंगी तभी जारी किया जाएगा। इस प्रोसेस ऑफ एग्ज़ीक्यूशन में क्या होना चाहिए, इसको कौन एग्ज़ीक्यूट करवाएगा, और फिर एग्ज़ीक्यूट करवाने के बाद उस पर क्या फ़ॉर्मेलिटी है, और अगर वो ना करवा सके तो फिर कोर्ट से एग्ज़ामिन कर दी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिस्कस की। अब आ जाते हैं आप अ, ये मेरे ख़्याल से मेरा हमारा जो है वो हाँ, 6 पार्ट अब हम लोगों ने इस ऑर्डर का डिस्कस करना है, जो कि डील करता है स्टे ऑफ एग्ज़ीक्यूशन से। रूल 26 टू 29 ए या 29 तक है ये पार्ट आपका। इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। रूल 26 व्हेन कोर्ट में स्टे एग्जीक्यूशन। अब आप देखें भाई ये ऑर्डर 21 कितना ब्यूटीफुली तौर पर सिमेट्राइज है, क्योंकि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, जो कि किसके फेवर में जा रही थी, डिक्री होल्डर के। अब हम लोग आ जाते हैं स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पे, जो कि किसके फेवर में जा रहेगी, जजमेंट एटर के, कि अगर वो नहीं चाहता कि इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाए, तो वो फिर स्टे लेने के लिए दरख्वा स्टे करवाएगा। तो वो स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरह करवाई जाएगी, वो रूल 26 टू 29 तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये जजमेंट डेटर के फेवर के अंदर प्रोविजन है। रूल 26 व्हेन कोर्ट में स्टे एग्जीक्यूशन, वो कह रहे हैं कोर्ट कब एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री को स्टे कर सकती है। सब रूल 1 स्टेट दैट द कोर्ट टू विच अ डिक्री हैज बीन सेंट फॉर एग्जीक्यूशन shall upon sufficient cause being shown stay the execution of such decree for a reasonable time। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऐसा कोर्ट जिसको डिक्री सेंड की गई थी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, इसका मतलब वो कोर्ट ओरिजिनल कोर्ट नहीं है जिसने को डिक्री पास की, वो तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, उसे तो डिक्री सेंड की गई थी एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए। अगर उसे कोई सफिशिएंट काउज शो कर दिया जाता है कि इस डिक्री की एग्जीक्यूशन को ना करवाई जाए, तो वो सफिशिएंट काउज के ऊपर डिक्री की एग्जीक्यूशन को स्टे कर देगा, लेकिन फॉर अ लिमिटेड टाइम, फॉर अ रीजनेबल टाइम। मतलब परमानेंट स्टे नहीं देगा, टेम्परेरी स्टे देगा।
और वो रीज़नेबल टाइम किस हद तक होगा कि टू अनेबल अ जजमेंट डेटर टू अप्लाई टू द कोर्ट बाय विच द डिक्री वाज पास और टू एनी कोर्ट हैविंग एपेलेट जुरिस्डिक्शन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिक्री और द एग्जीक्यूशन देयर ऑफ। मतलब वो इतना उसे रीज़नेबल टाइम के लिए इस एग्जीक्यूशन डिक्री को स्टे कर देगा कि जो जजमेंट डेटर है उसको इतना टाइम मिल जाए कि वो जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वहाँ पर दरख्वास्त दे सके, या उस कोर्ट में जिस कोर्ट के पास इस डिक्री के हवाले से या इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से एपलेट जुरिस्डिक्शन है, मतलब अपील सुनने का राइट है, वहाँ पर दरख्वास्त दे सके। किस पर्पज़ के लिए? फॉर एन ऑर्डर टू स्टे एग्जीक्यूशन, मतलब वो डायरेक्ट जहाँ से उसका ओरिजिनल सोर्स है वहाँ से जाके स्टे ऑर्डर ले आए अबाउट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। इस हद तक उसे टाइम दे देती है। और for any other order relating to the decree or execution which might have been made by such court of first instance or appellate court if execution had been issued thereby, या कोई ऐसा ऑर्डर ले आए इसी डिक्री और इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से जो कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस या एपेलेट कोर्ट पास करते अगर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर भी इन्होंने ही इशू किया होता, और इफ़ एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड देयर टू, या फिर दरख्वास्त यहाँ पर फाइल की गई होती है एग्जीक्यूशन की। सो सिंपल। अब मैं इसको सब रूल 2 करने के बाद इसको समराइज़ करती हूँ। रूल 26 को वो कह रहे हैं, वेयर द प्रॉपर्टी और पर्सन ऑफ अ जजमेंट डेटर हैज़ बीन seized under an execution, the court which issue the execution may order the restitution of such property or the discharge of such person pending the result of the application। वो कह रहे हैं कि अगर तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के प्रोसेस में कोर्ट ने जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर जारी किया और उसी एग्जीक्यूशन ऑर्डर के तहत आपने जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर लिया, यानी पर्सन मतलब उसे अरेस्ट कर लिया, प्रॉपर्टी आपने उसकी अटैच कर ली, तो उसको दोबारा रेस्टिट्यूट यानी दोबारा रिस्टोर करवाया जा सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है, बंदे को प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया जा सकता है जब तक इस दरख्वास्त का रिजल्ट नहीं आ जाता। मतलब कि कोर्ट स्टे ग्रांट करती है कि नहीं, जब तक इसका नहीं आ जाता तब। सो फिर नेक्स्ट है रूल 27। सो बेसिकली रूल 26 में ये बताया गया है कि आप डिक्री की एग्जीक्यूशन को रुकवाना चाहते हो, तो जिस कोर्ट में डिक्री सेंड हुई है एग्जीक्यूशन के लिए वो तो नहीं रोक सकती उसे, लेकिन वो टेम्परेरी टाइम लिमिट के लिए रोक देगी, स्टे कर देगी, ताकि आपको मौका मिल सके कि आप एपेलेट कोर्ट में जा सको। जिस तरह आप लोग इस डिक्री के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट आप एग्जीक्यूशन स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन चाहते हो ना, जिस डिक्री के अगेंस्ट आप वहाँ पर अपील कर सकते थे जिस कोर्ट में, उस एपेलेट कोर्ट के पास जाओ, या जिस कोर्ट ने उस डिक्री को पास किया है जिसके अगेंस्ट आपको ये मतलूब है स्टे ऑर्डर अबाउट ऑफ एग्जीक्यूशन, वहाँ आप जा सको। अब इतना उसने आपको टाइम लिमिट दे दिया ताकि आप ऑर्डर लेकर आ सको स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। इतने लिए वो आपको रोक देगी। और अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के दौरान आपको अरेस्ट भी कर लिया गया है या आपकी प्रॉपर्टी अटैच वगैरह कर ली गई है। तो अब आपने ऐसी दरख्वास्त दी है, तो उस दरख्वास्त का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपकी चीज़ें जो है वो प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दी जाएगी और आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। Rule 27, liability of judgment debtor or discharge. No order of restitution or discharge under Rule 26 shall prevent the property or person of a judgment debtor from being retaken in execution or decree sent for execution। इसका मतलब ये है, Rule 27 ये कह रहा है कि भाई Rule 26 में आपको आपको डी अरेस्ट कर दिया, आपको छोड़ दिया, और उसके अलावा आपको जो है वो मतलब डिस्चार्ज कर दिया आपको अरेस्ट से, और आपकी प्रॉपर्टी को जो है वो रीअटैच कर क्या बोल रही हूँ मैं, आपकी प्रॉपर्टी को भी जो है वो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया अटैचमेंट से। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि दोबारा एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री में आपको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जा सकता और आपकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता। ये हरगिज़ रूल 26 जो है वो इस चीज़ के ऊपर बार नहीं लगाता। मतलब वो कहना चाह रहे हैं, अगर रूल 26 के तहत आपको छोड़ दिया है, आपकी प्रॉपर्टी डी अटैच कर दी है, तो आपको दोबारा इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री प्रोसेस आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है रूल 28, जो कि कहता है कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट विच पास डिक्री और ऑफ एपेलेट कोर्ट टू बी बाइंडिंग अपॉन कोर्ट अप्लाइड टू any order of the court by which the decree was passed or of such court of appeal as aforesaid in relation to the execution of such decree shall be binding upon the court to which the decree was sent for execution। यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि कैसा कोर्ट जहाँ पर डिक्री सेंड है फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस, उस कोर्ट के ऊपर ऑर्डर बाइंडिंग होता है ऐसे कोर्ट का, नंबर 1 ऐसे कोर्ट का जिसने वो डिक्री पास की होती है, नंबर 2 उस कोर्ट का जहाँ पर उस डिक्री के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। इन दोनों कोर्ट का अबाउट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कोई भी ऑर्डर आता है ना, तो वो इस कोर्ट पर बाइंडिंग होता है जिसको डिक्री सेंड की गई होती है फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस। अब ये रूल 28 आपको बता रहा है, इसका यहाँ पर डिस्कस करने का लॉजिक ये है कि इसको रूल 26 के साथ रिलेट करें, कि उसी को एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने कहा ना कि आप
जो जिस कोर्ट ने डिक्री एग्जीक्यूट की, वो आपकी डिक्री को एग्जीक्यूशन को स्टे करने का ऑर्डर नहीं दे सकती, दे सकती है लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, कि आप जो है वो परमानेंट पक्का काम परमानेंट ऑर्डर लेकर आएँ उस कोर्ट से जिसने डिक्री पास की थी, जिसकी एग्जीक्यूशन को आप स्टे करवाना चाहते हो, या उस कोर्ट से जिस पर इस को डिक्री के जिसको एग्जीक्यूशन को आप स्टे करवाना चाहते हो अपील की जा सकती है। तो अगर तो उन दोनों कोर्ट में से ये ऑर्डर आ जाता है कि हाँ ठीक है, स्टे कर दे इसकी एग्जीक्यूशन को, तो रूल 28 कहता है कि उन दोनों कोर्ट के ऑर्डर जो हैं वो इस कोर्ट पे जिसने डिक्री को एग्जीक्यूट करने हैं बाइंडिंग है, मतलब उनके ऑर्डर के तहत ही उसका भी ऑर्डर होगा, और वो कहेगा कि हाँ ठीक है, आपकी डिक्री के एग्जीक्यूशन को मैं स्टे करता हूँ। लेकिन अगर वो कह देते हैं कि नहीं, स्टे ना करो बल्कि एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री की प्रोसीडिंग कंटिन्यू रखो, तो फिर वो कहेगा कि भाई मुझे तो सुपीरियर ऑर्डर आए हैं, मैं तो अब ऐसा नहीं कर सकता, मतलब वो उनका उसका जो एक्शन है ना उनके कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए, उससे अगेंस्ट ना जाए। नेक्स्ट है रूल 29। Rule 29, Stay of execution pending suit between decree holder and judgment debtor. Where a suit is pending in any court against the holder of a decree of such court on the part of a person against whom the decree was passed. वो कह रहे हैं अगर तो कोई सूट पेंडिंग है डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर के दौरान, पर सिनेरियो इस तरह है कि यहाँ पर सूट जो है वो अगेंस्ट है डिक्री होल्डर के, किया किसकी तरफ से गया है, जजमेंट डेटर की तरफ से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगेंस्ट whom द डिक्री वाज पास, मतलब उस पर्सन की तरफ से किया गया है जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई, वो कौन होता है, जजमेंट डेटर। किसके अगेंस्ट है सूट, जो कि होल्डर फॉर डिक्री, ये कौन होता है, डिक्री होल्डर। यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर के दरमियान कोई सूट पेंडिंग है, उस सूट का सिनेरियो इस तरह है कि दावा किया गया है जजमेंट डेटर की तरफ से, किसके अगेंस्ट किया गया है, डिक्री होल्डर के अगेंस्ट। तो कोर्ट में सच टर्म सिक्योरिटी, अदरवाइज तो कोर्ट सिक्योरिटी लेके या किसी और कंडीशंस की बेस पर कह सकती है, अगर उसे बेहतर लगता है कि भाई डिक्री की एग्जीक्यूशन को स्टे कर दो जब तक इस पेंडिंग सूट का रिजल्ट नहीं आ जाता, या डिसाइड नहीं हो जाता। अब ऐसा करने के पीछे क्या प्रूडेंस है, भाई प्रूडेंस यही है कि हो सकता है कि अब जजमेंट डेटर ने डिक्री होल्डर के अगेंस्ट कोई दावा दायर किया हुआ है और वो जीत जाए, मतलब वो अब उस केस के अंदर, इस अदर पेंडिंग केस के अंदर वो डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर डिक्री होल्डर हो जाए और डिक्री होल्डर जजमेंट डेटर बन जाए। तो जब वो डिक्री होल्डर बनेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसे भी कोई डिक्रेटल अमाउंट मिलेगी, और वही डिक्रेटल अमाउंट को जो उसके अगेंस्ट इसने पहले ने डिक्रेटल अमाउंट देनी है, वो उसके साथ उसे कहेगा कि भाई ये क्रॉस डिक्री आपस में सेट ऑफ कर लें, आपका मेरे तरफ से क्लेम पूरा और मेरा आपकी तरफ से क्लेम पूरा। अब इसीलिए क्योंकि क्रॉस डिक्री भी एग्जीक्यूट हो सकती है एक दूसरे के अगेंस्ट, सेटिसाइड हो सकती है एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए कोर्ट कहता है कि जब तक इसका रिजल्ट नहीं ना आ जाता इस केस का, तब तक जो है ये पहले वाले केस की एग्जीक्यूशन को भी पेंड स्टे करें, करने का कह सकती है कोर्ट। अब कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब वो बाउंड नहीं है इस मामले में। नेक्स्ट अब आपके पास आ जाता है मूड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, जो कि रूल 30 to 36 है। अब इसमें बेसिकली बताया हुआ, इसमें बेसिकली डिफरेंट तरह की डिक्रीज डिस्कस की गई हैं, और फिर आगे बताया गया है कि अगर वो डिफरेंट नेचर की डिक्री होंगी तो उनको हम किस तरह एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लाइक नंबर 1 डिक्री है डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, मतलब ये एक डिक्री है कि आपने कोई पेमेंट पैसे वगैरह पे करने हैं, तो अगर इस तरह की डिक्री हो तो उसे किस तरह एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। एवरी डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ अ मनी इंक्लूडिंग अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ अ मनी एज द अल्टरनेटिव टू सम अदर रिलीफ, मतलब अगर कोई डिक्री ऐसी है जिसमें पैसे वगैरह पे करने हैं, इसमें वो डिक्री भी शामिल है जहाँ पर अल्टरनेटिव रिलीफ के तौर पर होता है कि अगर वो चीज़ ना मिल सके जो मेन रिलीफ है, तो अल्टरनेटिव रिलीफ के तौर पर आप पैसे वगैरह दे दें, यानी डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी करानी है, उसके जजमेंट डेटर ने डिक्री होल्डर को देनी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है वो पेरिश हो गई है या डिस्ट्रॉय हो गई है या लॉस्ट हो गई है, तो वो नहीं करवा सकता। तो कोर्ट ने कह दिया है कि अच्छा ठीक है, अब इतनी मालियत का ना आप इसे कोई पैसे वगैरह यानी अल्टरनेटिव रिलीफ दे दें, तो वो अल्टरनेटिव रिलीफ वाली डिक्री भी जो है, जिसमें ऐसी डिक्री जिसमें मनी जो है वो अल्टरनेटिव रिलीफ हो, वो भी डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी ही कहलाएगी। इन डिक्री की एग्जीक्यूशन जो है वो बेसिकली नंबर 1 इस तरह मूड है कि आप लोग जो है वो जजमेंट डेटर को डिटेन करके, मतलब उसे जेल में डाल के इस डिक्री का एग्जीक्यूट करवा सकते हो, या फिर आप इसकी प्रॉपर्टी को अटैच या सेल करवा के करवा सकते हो, या फिर दोनों तरीकों से करवा सकते हो। इट्स मीन यहाँ पर जो है वो 2-3 मूड्स हैं। नंबर 1 कि आप उसको इस तरह की डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने का पहला मूड ये है कि आप जो है उसे जजमेंट डेटर को अब मे का वर्ड है कि इन दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है, या तो उसको अटैच करके इसकी प्रॉपर्टी को अटैच या सेल करके जजमेंट डेटर की, नंबर 2 उसको अरेस्ट करके, और नंबर 3 जो है वो इन तीन दोनों मेथड के थ्रू। ये डिस्क्रिशन ऑफ अ कोर्ट है। नेक्स्ट है डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से डिक्री है तो उसको किस तरह एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। सब रूल 1 है
where the decree is for any specific movable or for any share in a specific movable। अगर तो डिक्री है आपकी किसी स्पेसिफिक मूवेबल के हवाले से, मतलब एक स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है या फिर उस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में शेयर के हवाले से है, तो अब पहला फॉर्म इसमें ना तकरीबन 5 मोड बताए हैं इस तरह की डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के। तो कहते हैं पहला मोड जो है आप इसको, अगर डिक्री जो है वो किसी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से होगी या फिर शेयर उसी स्पेसिफिक मूवेबल के शेयर के हवाले से है, तो इसको 5 तरीके हैं इस तरह की डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के। नंबर 1 तो ये मूड है कि इसको अगर पॉसिबल होगा तो इसको सीज़ करके, मतलब उसे अटैच करके इस मूवेबल प्रॉपर्टी को, इसके शेयर को। और नंबर 2 मेथड बाय द डिलीवरी देयर ऑफ टू द पार्टी टू हुम इट हैज़ बीन एडजस्ट, मतलब जिसके फेवर में डिसीजन आया, मतलब डिक्री होल्डर को उस प्रॉपर्टी को डिलीवर करके या फिर जिस पर्सन को उसने अपने बिहाफ पे अपॉइंट किया ना कि इसको डिलीवरी दी जाए, तो उस पर्सन को डिलीवरी देके उस प्रॉपर्टी की। सेकंड मोड ये है, नंबर 1 मोड सीज़ करके, नंबर 2 मोड डिलीवर करके डिक्री होल्डर का या जो उसका अपॉइंट उसका ऑथराइज़ एजेंट है उसको। और नंबर 3 मोड है बाय डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ अ जजमेंट डेटर, या फिर जो है वो आप जजमेंट डेटर को जो है वो अरेस्ट करके। नंबर 4 मेथड या फिर इसी जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच करके। और नंबर 5 यानी अटैच या अटैच और डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर, दोनों तरीक़ों से आप लोग इस तरह की डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। सब रूल 2 वेयर एनी अटैचमेंट अंडर सब रूल 1 हैज़ रिमेन इन फोर्स फॉर 6 मंथ, वो कह रहे हैं अगर तो ये इस किस्म की जो अटैचमेंट है ना वो 6 मंथ तक कंटिन्यू रहती है। अब यहाँ पर फेडरल लेवल पर ये 6 मंथ है, पंजाब लेवल पर ये टाइम पीरियड 3 मंथ का है। When if the judgment debtor has not obeyed the decree and the decree holder has applied to have the attached property sold, और जजमेंट डेटर ने अपनी डिक्री को obey नहीं किया, मतलब ना तो उसने उसे डिलीवर किया, कुछ उसने ये डिलीवर नहीं किया ना, तो फिर डिक्री होल्डर दरख्वास्त देगा कि भाई इसकी अटैच प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए। अब ये प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा और उससे जो हासिल होगा वो कोर्ट जो है वो अवॉर्ड करेगा डिक्री होल्डर को। और अवॉर्ड करने के बाद से 2 सिनेरियो, नंबर 1 इन केसेस वेयर एनी अमाउंट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द डिक्री टू बी पेड एज एन अल्टरनेटिव टू द डिलीवरी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब डिक्री में ही डिसाइड हो गया था कि अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी को डिलीवर ना कर सके तो इसकी हद तक कितनी अल्टरनेटिव अमाउंट यानी पैसों की सूरत में दे दी जाए डिक्री होल्डर को कि इसका क्लेम सेटिस्फाई हो। वो तो फिर वो अमाउंट या तो उसे दे देगी या फिर वो अमाउंट जो कि सच अमाउंट एंड इन अदर केसेस सच कंपनसेशन। अच्छा 2 सिनेरियो नहीं है, सॉरी, यहाँ पर ये है कि हाँ, 2 सिनेरियो ही हैं। वह ये अमाउंट देंगे एंड इन अदर केसेस, और दूसरी सिचुएशंस के अंदर वो कंपनसेशन से देगा जो कि बेहतर समझी जाएगी। मतलब पहला सिनेरियो तो ये है ना कि अगर तो अमाउंट फिक्स थी कि पहला तो ये सिनेरियो ना कि जब फिक्स था कि अगर वो डिलीवरी ना कर जा सके तो फिर इतने मनी अगर आप उसको दे देंगे डिक्री होल्डर को तो वो एक सैटिस्फैक्टरी क्लेम होगा। पहले डिसाइड था तो आपने वो दे दिया। अब इन अदर केसेस का मतलब है कि ये डिसाइड नहीं है कि कौन-सी चीज़ आप उसे कितनी अमाउंट देंगे उसका क्लेम सैटिस्फाई हो सके, तो फिर वो कंपनसेशन दी जाएगी जो कि कोर्ट को बेहतर लगेगी, और जो फिर बाकी बच जाएगा बैलेंस वो जजमेंट डेटर को उसकी दरख्वास्त पे कर दिया जाएगा। सब रूल 3 वेयर द जजमेंट डेटर हैज़ ओबेड द डिक्री एंड पेड ऑल कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सेम, मतलब जजमेंट डेटर ने डिक्री को ओबे किया, मतलब उसने डिलीवर करा दी प्रॉपर्टी, और जितने भी कॉस्ट थे इसको एग्जीक्यूट करवाने में वो भी उसने पे कर दिए। मतलब उसके जब तक उसने नहीं किया था, जो प्रॉपर्टी अटैच हो गई थी तो अटैच करने पे जितना खर्चा आया, उस प्रॉपर्टी को मैनेज और मेंटेन करने में जितना खर्चा आया, वो सारी कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग भी उसने एग्जीक्यूशन वो भी उसने पे कर दी, जो कि वो बाउंड भी था पे करने के लिए। और 6 मंथ के एक्सपायर होने के बाद अटैचमेंट की डेट से लेके ये 6 मंथ काउंट होने एक्सपायर होने के बाद ना तो कोई दरख्वास्त दी गई इस प्रॉपर्टी को बेचने की, और अगर दी भी गई तो वो रिफ्यूज़ हो गई तो फिर अटैचमेंट सीज़ हो जाएगी। मतलब अटैचमेंट सीज़ होने के लिए 3 सिनेरियो हैं, मतलब वो अपनी डिक्री को पूरा अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिक्री को एग्जीक्यूट करवा दे उसी 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर-अंदर, और 6 महीने हो गए, डिक्री होल्डर की तरफ से कोई दरख्वास्त ही नहीं आई अटैच प्रॉपर्टी को सेल करवाने की, और अगर आई भी तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, तो इस सिचुएशन में अटैच प्रॉपर्टी जो है वो डी अटैच हो जाएगी, उसे सीज कर दिया जाएगा। रूल 32 डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और फॉर इंजेक्शन। सब रूल वन where the party against whom a decree for the specific performance of a contract or for restitution of conjugal rights or for injection has been passed, मतलब कहने की ऐसी पार्टी है जिसके अगेंस्ट जो है वो डिक्री पास हुई है अबाउट फर्स्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, सेकेंडली रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की या किसी इंजेक्शन की, और उसके पास उसे मौका दिया गया है कि वो उस डिक्री को बे करे, मतलब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे, वो इंजेक्शन जो कहा कि जिस काम से मना किया जा रहा है बाय इंजेक्शन वो ना करे और अपने कॉन्जुगल राइट्स को परफॉर्म करे। अब जो भी उस पे ड्यूटीज़ हैं, उनको जो कॉन्जुगल राइट्स दूसरी पार्टी के हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बेसिकली मियाँ-बीवी आपस में एक-दूसरे के अगेंस्ट करते हैं,
तो वो कह रहे हैं कि जो उस ऑपोजिट पार्टी जिसने कॉन्जुगल राइट्स का दावा किया है ना, वो उसकी रिस्टोर करे, मतलब अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करे, अपनी कॉन्जुगल ड्यूटीज़ को पूरा करे। उसको वो मौका दिया गया है, लेकिन वो विलफुली फेल टू बे, मतलब लेकिन वो ये काम करता ही नहीं है। तो फिर डिक्री जो है वो इन्फोर्स की जाएगी इसकी केस में। अगर तो डिक्री थी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, तो अब इस सिचुएशन में इस तरह की डिक्री की इन्फोर्समेंट की जाएगी इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके। और अगर डिक्री जो थी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंजेक्शन की थी, तो अब इसकी इन्फोर्समेंट की जाएगी इसके जजमेंट डेटर को जेल में डाल के, या फिर इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके, या दोनों तरीकों से। सब रूल 2, वेयर द पार्टी अगेंस्ट हुम अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इंजेक्शन हैज बीन पास्ड इज एन कॉर्पोरेशन। वो कह रहे हैं अब जिस पार्टी के अगेंस्ट ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंजेक्शन की डिक्री पास हो रही है ना, वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, बल्कि वो एक जुडिशियल पर्सन है, यानी कॉर्पोरेशन है। तो अब डिक्री इन्फोर्स करवाई जाएगी इस पर्सन के अगेंस्ट इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके कॉर्पोरेशन की, और कोर्ट की इजाज़त के साथ जो इसी कॉर्पोरेशन के प्रिंसिपल ऑफिसर और डायरेक्टर्स होंगे ना, उनको जेल में डाल के, या फिर दोनों तरीकों से। सब रूल 3, वेयर एनी अटैचमेंट, और इसी तरह कह रहे हैं कि जो अटैचमेंट सब रूल 1 और 2 के तहत जो है वो 1 साल तक रहती है। यहाँ पर फेडरल लेवल पर 1 साल है, पंजाब में ये 3 महीने हो गए हैं। इफ़ द जजमेंट डेटर, और जजमेंट डेटर इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी डिक्री को बे नहीं करता, तो अगेन वही डिक्री होल्डर दरख्वास्त देगा कि इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवाया जाए और बेचा जाए। अब ये प्रॉपर्टी बेची जाएगी, और उसमें से जो पैसे हासिल होंगे, कोर्ट वो डिक्री होल्डर को वो अवॉर्ड कर देगी, और जो कंपनसेशन, और वो कंपनसेशन साथ वो पैसे भी अवॉर्ड करेगी। मैं अवॉर्ड द डिक्री होल्डर साथ, ठीक है, वो कंपनसेशन जो उसे बेहतर लगेगी। और जो बाकी का बैलेंस बचेगा, वो जजमेंट डेटर को उसकी दरख्वास्त पर दे दिया जाएगा। सब रूल 4, और अगर जजमेंट डेटर इसी टाइम पीरियड के अंदर अपनी डिग्री को वे कर लेता है, मतलब कि वो डिलीवरी कर देता है, पार्ट परफॉर्म कर देता है, राइट्स रिस्टोर करवा देता है, तो और तमाम कॉस्ट जो है वो मतलब प्रॉपर्टी को अटैच करने में जो आई थी वो भी पे कर देता है, क्योंकि वो बाउंड था पे करने के लिए। तो फिर 1 साल के एंड होने तक जो है वो अटैचमेंट वेयर एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, यानी पहला सिचुएशन। और इसी तरह अटैचमेंट की डेट से लेकर 1 साल एक्सपायर हो गया, और उस दौरान कोई एप्लीकेशन नहीं आई कि प्रॉपर्टी को बेचा जाए डिग्री होल्डर की तरफ से, और अगर की भी गई तो वो नहीं एक्सेप्ट नहीं की गई, तो फिर इस सिचुएशन में भी अटैचमेंट सीज हो जाएगी। अब मैंने ये पेयर्स एक्ट से रीड नहीं किया, क्योंकि इससे ऊपर वाला जो हम लोगों ने रूल पढ़ा वो बिल्कुल सेम वही था, तो मैंने फॉर द सेव पर्पस ऑफ द टाइम सेविंग मैंने इसको रीड नहीं किया, मैंने बस आपको एक्सप्लेन कर दिया। सब रूल 5 जो है वो ज़रा डिफरेंट है, वो कह रहे हैं वेयर अ डिक्री फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंजेक्शन हैज़ नॉट बीन अवेड। ठीक है, डिक्री जो थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंजेक्शन की, उसको नहीं ओबे किया जाता, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अब जो ऊपर प्रोसेस हम लोगों ने मेंशन किए ना, मतलब अटैच और डिटेंशन का, उनको उनकी जगह पे या उनके साथ डायरेक्ट कर सकता है कि ये एक्ट जो है वो डन की करवाए जाएँगे, अगर पॉसिबल है डिक्री होल्डर को, मतलब डिक्री होल्डर इसे अरेस्ट करेगा, डिक्री होल्डर इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगा, अटैच की हुई प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा, और दूसरे अदर पर्सन जो कि कोर्ट अपॉइंट करेंगे, ऐसा को जजमेंट डेटर की कॉस्ट के ऊपर ही जो है वो अटैचमेंट और सेल आउट होगी, एंड अपॉन द एक्ट बाइंडिंग बीइंग डन टू द एक्सपेंसेस अकाउंट एज सर्टेन सच मैनर। और ये जो एक्सपेंसेस जितने भी हो रहे हैं, ये उस लिहाज से कैलकुलेट किए जाएंगे, कोर्ट बताएगा, और ये फिर ये डायरेक्शन कोर्ट दे देगा कि भाई इनको हम लोगों ने रिकवर करना है, ऐसे ही कि जैसे डिग्री के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन का पार्ट बना देंगे इन एक्सपेंसेस को। नेक्स्ट आ जाता है रूल 33, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। मतलब कोर्ट जब ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री को एग्जीक्यूट करा, तो उस टाइम कोर्ट क्या चीज़ माइंड में रखेगा, डिस्क्रिप्शन उसकी। सो नोट फिर स्टैंड वो कह रहे हैं रूल 32 में जो बात बताई गई है इसी मैटर से मतलब उसे आप लोग एक साइड पर रखें, और ये रूल जो है, मतलब यहाँ पर जो बात की जा रही है ना अबाउट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, वो बात, और जो रूल 32 में बताई गई है, ये वाली बात जो है वो सुपरसीड कर जाएगी, क्योंकि इधर स्टार्ट में नोट फिर स्टैंडिंग का वर्ड लिखा हुआ है। सो वैसे बेसिकली ना पंजाब लेवल पे जो रूल 32 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जितनी भी पॉइंट्स हैं वो वैसे भी ओमिटेड हो चुके हैं, लेकिन फेडरल लेवल पे नहीं हुए। तो वो कह रहे हैं कोर्ट इधर एट द टाइम ऑफ पासिंग अ डिक्री अगेंस्ट अ हस्बैंड फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड में ऑर्डर दैट द डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस रूल। वो कह रहे हैं कोर्ट जो है ना वो डिक्री पास करने के टाइम किसी भी, जब वो हस्बैंड के अगेंस्ट डिक्री पास कर रहा है अबाउट ऑफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, तो वो डिक्री पास करने के टाइम या फिर डिक्री पास करने के बाद किसी भी वक्त, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ऑर्डर कर सकता है कि डिक्री को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा उस लिहाज उसी तरीका कार जो इस रूल में बताया गया है। इस रूल में किस तरह की डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाता है। सब रूल 2, वेयर द कोर्ट हैज़ मेड एन ऑर्डर अंडर सब रूल, मतलब कोर्ट ने सब रूल 1 के तहत ऑर्डर पास किया, मतलब उसने कहा कि हस्बैंड को कि अपने कॉन्जुगल राइट्स परफॉर्म करे, तो वो ऑर्डर करेगा कि अगर डिक्री ओबे नहीं की जाएगी उस टाइम पीरियड में जो कि मैंने बता दिया है, तो फिर जजमेंट डेटर ने शैल मेक द डिक्री होल्डर सच पीरियोडिकल पेमेंट। तो फिर जजमेंट डेटर यानी कि हस्बैंड जो है डिक्री होल्डर यानी वाइफ को वो एक पीरियोडिकल पेमेंट देगा जो कि जस्ट होंगी। अब पीरियोडिकल पेमेंट को भी समझने की ज़रूरत है कि पीरियोडिकल पेमेंट क्या है। पेमेंट तो आपको पता है कि पैसे वगैरह, पीरियोडिकल से मुराद एक पीरियड, तो अब ज़रूरी नहीं है, मतलब एक टाइम जोन, ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो सिर्फ साल का हो, वो महीने किसी या फिर हफ्ते का हो, वो किसी तरह का भी पीरियड हो सकता है, लाइक वो सालों का भी हो सकता है, वो महीनों के हवाले से भी हो सकता है, वो क्वार्टर के हवाले से भी हो सकता है, मतलब 3 महीनों का, या फिर वो वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, कोर्ट डिसाइड करेगा। वो कहेंगे कि इसने ना इसे पीरियोडिकल पेमेंट करनी है, जो भी कोर्ट बेहतर लगे, मतलब कोर्ट कहता है कि आपने उसे वीकली इतने पैसे देने हैं,
इस तरह की सिचुएशन में अगर आप ये ऑर्डर नहीं करते या फिर महीने के बाद इतने पैसे देने हैं, रिक्वायर दैट द जजमेंट डेटर शैल टू इट्स सैटिस्फैक्शन सिक्योर टू द डिक्री होल्डर सच पीरियोडिकल पेमेंट, और फिर उसे रिक्वायर करेगा उन्हें सिक्योरिटी, मतलब वो इस तरह उसे सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है इस पीरियोडिकल पेमेंट के तहत जो है वो जजमेंट डेटर से डिक्री होल्डर करवा के कोर्ट। नेक्स्ट है सब रूल 3। The court may from time to time vary or modify any order made under sub rule 2 for the periodical payment of money। मतलब जो भी periodical payment of money के वाले से उसने ऑर्डर पास किया ना कोर्ट, तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो वक्तन फ़ौक्तन उसे किसी भी टाइम चेंज कर सकता है। किस तरह चेंज कर सकता है? या तो उसमें कुछ अल्ट्रेशन कर देता है टाइम के हवाले से, मसलन कोर्ट कह देता है पहले वीकली पेमेंट थी, वो कह देता है मंथली करनी है, या फिर इंक्रीजिंग टाइमिनेशन था अमाउंट, मतलब पहले 50,000 थे तो वो कह देता है अब 60,000 देने हैं, या पहले जो है वो लाख रुपए थे तो अब वो कह देता है 50,000 रुपये देने हैं। और टेम्परे और किसी इसी तरह से कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड भी कर सकता है कि या तो मुकम्मल तौर पर या पार, मतलब वो कह देता है कि 60,000 रुपये देने थे ना, तो वो कहता है कि 30,000 रुपये देने हैं और 23,000 रुपये नहीं देने, उसने सस्पेंड कर दिया 2 महीनों तक, मतलब उसने पार्ट कर दिया। फिर वो कहता है टोटल ही 60,000 देने थे, वो इस 2 महीनों तक अब आपने नहीं पे करने, वो ऑर्डर करने का कह सकता है, उसके पास ये राइट है। इसी तरह रिवाइव से मतलब वो ये कह सकता है कि अब ये दोबारा भी कह सकता है कि नहीं ये पे करो, दोबारा करो जिसमें सस्पेंड किया था, इधर होल यूनिट पार्ट आई थिंक फिट, मतलब वो मुकम्मल तौर पर वो कह सकता है कि इसको पे करो दोबारा, ये दोबारा पार्टली में वो कह सकते हैं पर पे करो दोबारा। अब इस सिचुएशन में है कि एनी मनी ऑर्डर टू बी पेड अंडर दिस रूल में भी रिकवर्ड एज थ्रू इट पर पेपर, ठीक है। ये जो ऑर्डर पे कोई भी मनी जो इस ऑर्डर के तहत पे की जाती है ना, उसकी रिकवरी इसी तरह होती है जैसे आप डिक्री के अंदर जो पेमेंट ऑफ मनी नहीं करनी होती जजमेंट एट डिक्री होल्डर ने, जिस तरह वो उसकी रिकवरी की जाती है, बिल्कुल इसी तरह इस ऑर्डर के तहत जो पैसे पे करने का कहा जाता है जजमेंट एटर को डिक्री होल्डर को, उसकी भी रिकवरी इसी तरह होगी। नेक्स्ट है रूल 34, वो कह रहे हैं डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट और इंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जब इस मैटर के हवाले से यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की इंडोर्समेंट के हवाले से डिक्री हो तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होगी। सब रूल 1, वेयर अ डिक्री इज़ फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब डिक्री का सब्जेक्ट मैटर क्या है कि वो एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट के हवाले से या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एंडोर्समेंट के हवाले से। और जजमेंट डेटर निगलेक्ट और रिफ्यूज टू, और जजमेंट डेटर जो है वो इस डिक्री को obey नहीं करता, तो फिर डिक्री होल्डर जो है वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा इस डॉक्यूमेंट का और इस एंडोर्समेंट का डिक्री की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक, और डिलीवर कर देगा, यही कोर्ट में जमा करवा देगा। और कोर्ट जो है फिर इस ड्राफ्ट के मिलने के बाद जजमेंट डेटर को एक नोटिस के साथ ये चीज़ सर्व करेगी और उससे कहेगी कि भई आप क्या क्या ऑब्जेक्शन है, उससे ऑब्जेक्शन मांगेगी कि आप इसको इंडोर्स नहीं कर रहे, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। आपके पास अगर इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन तो प्लीज़ रेफर अस, वो इसे नोटिस भेजेंगे कि भई अब आप बताओ आपको तकलीफ़ क्या है, तो फिर इस सिचुएशन में वो इसे टाइम पीरियड भी दे देंगे कि वाई। और जजमेंट राइटर जो है फिर उस ड्राफ्ट को ऑब्जेक्ट करेगा, तो उसकी ऑब्जेक्शन जो है वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, जिस जो टाइम बताया उस टाइम के अंदर होने चाहिए। और फिर कोर्ट जो है वो इसकी ऑब्जेक्शन की रेस पे या तो कह सकता है कि सच ऑर्डर प्रूविंग अल्टरिंग द ड्राफ्ट, मतलब या तो वो कह सकता है कि अगर तो कहेगा ना इसके ऑब्जेक्शन इनवैलिड है तो वो तो फिर वो उसी का ड्राफ्ट को अप्रूव कर देगा कि नहीं अब आप इसी को परफॉर्म करो, जजमेंट राइटर कहेगा। लेकिन अगर उसे लगता है कि नहीं कुछ लगता है इसके ऑब्जेक्शन वैलिड है, तो वो उसमें अल्ट्रेशन करने का कह देगा ड्राफ्ट में डिग्री होल्डर को कि ना आप ना इसमें थोड़ी अल्ट्रेशन करो। द डिग्री होल्डर शेल डिलीवर टू द कोर्ट और कॉपी ऑफ ड्राफ्ट विद सच अल्टरेशन इफ एनी, और अगर उसे अल्टरेशन करने का कहा गया है तो फिर वो कॉपी ऑफ ड्राफ्ट अल्टरेशन के साथ जमा करवाएगा, और कोर्ट फिर जो है डायरेक्ट करेगा एंड मे हैव डायरेक्टेड अपॉन द प्रॉपर स्टैम्प पेपर, ठीक है। अगर लॉ में स्टैम्प पेपर पे था रिक्वायर कि ड्राफ्ट इस तरह जमा करवाना है तो वो इस तरह करेगा, और जज और ऑफिसर जो है वो इस हवाफ पे वो एग्जीक्यूट करेंगे इसकी डॉक्यूमेंट्स की एग्जीक्यूशन को। एंड ये जो डॉक्यूमेंट और इंडोर्समेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की इन डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की इंडोर्समेंट हो रही है इस रूल के तहत, वो इस फॉलोइंग फॉर्म में होगी। मिसाल के तौर पर उन्होंने इनका ड्राफ्ट का सैंपल बताया गया, स्पेसिमेन बताया हुआ है कि जब कोर्ट ऑर्डर करेगी ना कि भई फलाना डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करो या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की इंडोर्समेंट करो, तो इस फॉर्म में होगी कि सीडी जज ऑफ द कोर्ट है और एज द केस में बी फॉर ए बी इन अ सूट बाय, मतलब ये ई एफ डिक्री होल्डर है अगेंस्ट ए बी एनी जजमेंट लेटर। और इसी तरह जो आगे ये शेल हैव द सेम इफेक्ट, मतलब अगर आपकी जो है वो शेल हैव द सेम इफेक्ट एक्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट इंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट बाय द पार्टी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट और इंडोर्स द सेम, मतलब अगर ये ही अगर कोई पार्टी किसी कोर्ट को कहती है ना कि भई, मतलब वो पहले इन्होंने कहा ना कि कोर्ट अगर ऑर्डर कर रहा है, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो खुद ड्राफ्ट बना के दे रहा है, मतलब अगर कोई पार्टी भी ऑर्डर कर रही है ना कि भई इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करो या इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करो, तो फिर उसका भी सेम यही फॉर्मेट है, मतलब हम पार्टी का नाम लिख देंगे और फिर आगे वो इस तरह लिख देंगे ना। फिर नेक्स्ट है द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ शेल काउज द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड इफ इट्स रजिस्टर्ड इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, और कोर्ट और ये ऑफिसर है जो कि इस पर्पज़ के लिए अपॉइंट है कि उसने डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की इंडोर्समेंट करानी है, वो कहेगा कि भई ये डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाया जाए अगर तो इस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ है। कोई कानून जो किस टाइम एग्जिस्ट करता है उसके मुताबिक ये ज़रूरी है कि इस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन करवाई जाए, तो कोर्ट और ऑफिसर ऐसा करने के लिए कहेंगे। और डिक्री होल्डर की भी अगर डिज़ायर हो कि इसे रजिस्टर किया जाए तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी इस डॉक्यूमेंट की और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। और इसके अलावा वो ऑर्डर पास करेंगे एज थिंक फिट एज टू द पेमेंट, और रजिस्ट्रेशन पे जितना भी कोई खर्चा आता है उसके हवाले से भी ऑर्डर कोर्ट चाहे तो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है वो ऑर्डर पास कर सकता है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज़ होता है कि आखिर वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें लॉ रिक्वायर करता है कि इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इससे मुतल्लक है सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, जिसके अंदर एक क्लियरली बताया गया है कि जब आपका डॉक्यूमेंट किसी ऐसी ट्रांज़ैक्शन के हवाले से हो जिसकी वैल्यू जो है वो ₹100 से ज़्यादा हो, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो लॉ रिक्वायर करता है कि उनको रजिस्टर करवाया जाए। लेकिन अगर ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके अंदर जो मैटर है, मालियत जो है उनकी किसी ऐसी चीज़ के हवाले से जहाँ पर जो सब्जेक्ट की वैल्यू है वो ₹100 से कम है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन लॉ आपसे रिक्वायर नहीं करता। अब यहाँ पर हमने ये रूल तो डिस्कस कर लिया, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक पार्टी है, मिस्टर ए और मिस्टर जेड, 2 पार्टीज़ हैं। मिस्टर जेड ने अपना हाउस जो है वो मिस्टर ए को सेल कर दिया और उनसे बयाना वगैरह ले लिया, करोड़ रुपया उन्होंने उससे ले लिया। अब जब रजिस्ट्री करवाने का टाइम आया तो मिस्टर जेड ने कहा कि मैं जो है वो आपको अपना घर डिलीवर नहीं करता। जिससे जाकर पैसे लेने हैं ले लो, जिससे जाके घर लेना है ले लो। अब मिस्टर ए ने कहा कि ये क्या बात हुई? मुझसे इन्होंने पैसे भी ले लिए और मुझे डिलीवरी ऑफ पोसेशन भी नहीं दे रहे अपनी मूल प्रॉपर्टी की। डिलीवरी पोसेशन की तो बात तब आती ना जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है। वो कहते हैं ये तो मेरे नाम नहीं कर रहा है मकान, रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है। तो अब इस सिचुएशन में वो कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट से प्रे करेगा, दावा दायर करेगा कि भई इसको कहें कि ये ना अपना इस डॉक्यूमेंट को एग्ज़ीक्यूट करवाए, जो हमारे दरमियान हुआ है, सेल हो गई है लेकिन इनकी रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है। तो फिर अब कोर्ट के पास जब ये लेकर जाएगा अपना मैटर और कोर्ट अगर मिस्टर ए के फ़ेवर में कर देती हैं ये केस, तो फिर वो जेड को ऑर्डर करेंगे, मिस्टर जेड को, कि भई आप इस डॉक्यूमेंट को एग्ज़ीक्यूट करवाएँ, मतलब ये जो सेल डीड आपके दरमियान हुई है ना, इसकी रजिस्ट्री करवाएँ। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है रूल 35, डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से जो डिक्री है उसकी किस तरह एग्जीक्यूशन होती है। वो कह रहे हैं अगर तो डिक्री है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी के हवाले से, तो पोसेशन देयर शैल बी डिलीवर टू द पार्टी टू हुम, मतलब जिसके फेवर में ये मैटर। अब अगर डिक्री है इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी के हवाले से, तो इसकी ना इसकी एग्जीक्यूशन 3 तरीकों से हो सकती है। नंबर 1 तो ये कि जिसके फेवर में ये डिक्री एडजज्ड हुई, मतलब जो पर्सन डिक्री होल्डर है। नंबर 1 मोड तो ये है कि उसी डिक्री होल्डर को आप इस मूल प्रॉपर्टी की पोसेशन डिलीवर करवा दें, आपकी डिक्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। नंबर 2 मोड ये है कि अगर वही पर्सन कह देता है कि मेरे बिहाफ पे मुझे नहीं, किसी और पर्सन को आप ये डिलीवर करवा दो, आप उसे डिलीवर करवा दें, देन आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड की डिक्री की एग्जीक्यूशन हो जाएगी। और इसी तरह एंड इफ नेसेसरी बाय रिमूविंग एनी पर्सन बाउंड बाय द डिक्री हु रिफ्यूज टू वेकेट द प्रॉपर्टी, मतलब अगर वो प्रॉपर्टी जो कि आपके फेवर में डिक्री हुई, अब आप एंटाइटल हो टू द पोसेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन आपसे पहले कोई पर्सन उधर बैठा हुआ है, पोसेसर है, और अब इस डिक्री की वजह से वो बाउंड है कि वो इसको विकेट करे, इस प्रॉपर्टी को खाली कर दे, लेकिन वो मना कर रहा है। तो अब आप अगर उस पर्सन को रिमूव करवाओगे, उसे निकलवा दोगे, तो तब भी समझा जाएगा कि ये जो डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री है ना, ये आपके फेवर में एग्जीक्यूट हो गई। तो अगर तो डिक्री है अबाउट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवरी, अबाउट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसकी एग्जीक्यूशन के 3 मेथड हैं। नंबर 1 तो ये कि आपको ही ये प्रॉपर्टी डिलीवर करवा दी जाए। नंबर 2, आपके बिहाफ पे किसी और पर्सन को जिसको आपने निगेट किया है कि मुझे नहीं, इसे डिलीवर करवा दो, उसे करा दी जाए। नंबर 3, वो पर्सन जो कि अब बाउंड हो गया है आपके फेवर में डिक्री आने के बाद कि वो उस जगह की पोसेशन छोड़ दे, उसको आप निकाल दो उस जगह से, तो तब भी समझा जाएगा कि डिक्री आपके फेवर में एग्जीक्यूट हो गई अबाउट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवरी। सब रूल 2, वेयर अ डिक्री इज फॉर द जॉइंट पोसेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सच पोसेशन शैल बी डिलीवर्ड बाय affixing a copy of a warrant in some conspicuous place on the property and proclaiming by beat of drum or other customary board at some convenient place the substance of a decree। सो सब रूल 2 ये कहता है कि अगर तो डिक्री है अबाउट ऑफ द जॉइंट पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब एक पर्सन डिक्री होल्डर नहीं, एक से ज़्यादा पर्सन है, उनके फेवर में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री आई है, मतलब जॉइंटली उन्होंने पोसेस करना है, एक से ज़्यादा पर्सन के फेवर में आई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री, उन सबका राइट है, राइट टू पोसेस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। अब इस सिचुएशन में इस तरह की डिक्री की एग्जीक्यूशन कब कंसीडर की जाएगी कि प्रॉपर्ली तौर पर एग्जीक्यूट हो गई है? वो कह रहे हैं तब सब कंसीडर की जाएगी कि अगर तो आप इसी पोसेशन के हवाले से
जो कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, किसी एक नुमाया कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लगा दें इस प्रॉपर्टी के, या बीट ऑफ ड्रम के थ्रू ऐलान करवा दें, कोई भी कस्टमरी मूड मतलब अखबार में इश्तिहार दे दें, सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया में बता दें। और वो जो हम मार्केट्स में देखते हैं कि मुश्तरी होशियारबाश ये प्रॉपर्टी नीलामी पे लगी हुई है, ये इस प्रॉपर्टी का नाम बंदे के नाम हो गई है। जो भी किसी तरह भी आप लोगों को इंटीमेट ही करना है ना कि ये प्रॉपर्टी अब इस बंदे के फेवर में आ गई, किसी भी तरह आप ये अगर ये कर दें किसी नुमाया जगह पे, तो फिर इस डिक्री के सब्सटेंस मतलब ये जो किसके फेवर में आई है, तो ये समझा जाएगा कि ये डिक्री एग्ज़ीक्यूट हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स वाई ज़ी जो हैं, उन्होंने मिस्टर ए से एक घर जो है, इन तीनों मिस्टर एक्स वाई ज़ी वर्सेस मिस्टर ए केस चल रहा है किसी घर के हवाले से। और अब डिक्री जो है वो आ गई है एक्स वाई ज़ेड तीनों पार्टीज़ के फ़ेवर में। तो उन्होंने क्या किया, अब वो तीनों का एंटाइटल हो गया है कि उन्हें पोसेशन का केस का जो मिस्टर ए के पास घर है उन पर उनका राइट बन गया है ड्यू टू दिस डिक्री जो कि इनके फ़ेवर में आई है। तो अब यहाँ पर इस केस में इस डिक्री को प्रॉपर्टी तौर पर एग्ज़ीक्यूट तब कंसीडर किया जाएगा अगर कोर्ट जो है वो इसी प्रॉपर्टी के इर्द-गिर्द एक ये जो डिक्री के सब्सटेंस है कि एक्स वाई ज़ेड के फ़ेवर में डिक्री आ गई है, इसको किसी जगह पर लगा दे या फिर बीट ऑफ ड्रम के थ्रू ऐलान करा दे, ढोल के थ्रू, या फिर कस्टमरी मूड यानी ये कि सोशल मीडिया पे लगा दें, बाज़ार में ऐड लगवा दें, न्यूज़ में दे दें, किसी तरह भी लोगों को बता दें कि अब ये इस घर पे इनका राइट बनता है XYZ का। सब रूल 3 वेयर पोसेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और एनक्लोज इज़ टू बी डिलीवर्ड एंड द पर्सन इन पोसेशन बीइंग बाउंड बाय द डिक्री डज़ नॉट अफोर्ड फ्री एक्सेस। अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, वो कह रहे हैं कि किसी बिल्डिंग है, कोई एनक्लोज़र है, मतलब एनक्लोज़र से मुराद ये है कि 4 वॉल बाउंड्रीज़, 4 वॉल टेरिटरीज़, मतलब एक ग 4 दीवारी की कोई स्पेस है, वो एनक्लोज़र है, क्लोज़ है। उस बिल्डिंग और एनक्लोज़र की पोसेशन जो है वो डिलीवर की जानी है, और जो डिलीवर उसकी आपने डिलीवरी करवानी है, और वो किसी ऐसे पर्सन की पोसेशन में है जो कि अब डिक्री की वजह से बाउंड है कि आपको वो पोसेशन दे दे, लेकिन वो आपको फ्री एक्सेस मतलब वो तो आने भी नहीं दे रहा। तो अब इस सिचुएशन में इस तरह की प्रॉपर्टी की पोसेशन किस तरह आपको दिलवाई जाएगी, किस तरह ये प्रॉपर्टी आपको डिलीवर की जाएगी, इसकी एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट कंसीडर की जाएगी वगैरह। इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, अपने ऑफिसर के थ्रू रीज़नेबल वार्निंग और फैसिलिटी देगा। अगर तो उस घर में पॉसिबल है कि कोई पर्दा नशीन लेडी हो जो कि लोगों के सामने पेड़ नहीं होती, तो पहले तो वो उसे फैसिलिटी देंगे ना कि वो आ जाए बाहर। उसको बाहर निकालने के बाद उनको अपने ऑफिसर को ये अथॉरिटी देंगे कि आप जो है उसका कोई भी ताला, लॉक, वोल्ट और ब्रेक, ओपन डोर, कोई भी डोर तोड़ो और कोई भी ऐसा एक्ट करो जिसके नतीजे में आप जो है वो डिक्री होल्डर को पोसेशन मिल जाए, वो करने के लिए अलाउ होंगे। वो इस तरह करके जो है वो फिर इस पर्सन को जो एंटाइटल है इस तरह की प्रॉपर्टी के पोसेशन के हवाले से उसे पोसेशन दिलवाएँगे। रूल 36 डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन ऑक्यूपेंसी इन ऑफ अ टेनेंट, मतलब आपको फिर फ़ेवर में डिक्री आई है किसी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोसेशन के हवाले से जो कि किसी टेनेंट की ऑक्यूपेंसी में है। मतलब एक प्रॉपर्टी है, वहाँ पर एक किराएदार रह रहा है और कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया, डिक्री कर दी कि ये फलाँ बंदा ना आज से इस प्रॉपर्टी का एंटाइटल है। तो अब आपका तो राइट बनता है कि आपको उस प्रॉपर्टी को पोसेशन दिलवाई जाए, लेकिन टेनेंट का तो कोई कसूर नहीं है क्योंकि वो तो उधर टेनेंसी पर रह रहा था। तो अब उस सिचुएशन में कह रहे हैं कि अब किस तरह जो है वो टेनेंट से ये इमूवेबल प्रॉपर्टी दिलवाई जाएगी अब डिक्री होल्डर को। वो कह रहे हैं कि अगर डिक्री जो है वो डिलीवरी किसी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है जो कि किसी टेनेंट की ऑक्यूपेंसी में है या फिर किसी दूसरे पर्सन की ऑक्यूपेंसी में है जो कि एंटाइटल था इसको ऑक्यूपाई करने का। अब ये बेसिकली कौन पर्सन हो सकता है? ये हो सकता है सब टेनेंट। सब टेनेंट ऐसा पर्सन होता है जिसे टेनेंट ही आगे फर्दर रेंट पे दे देता है प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड की, लेकिन विद द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड देता है। तो वो कह रहे हैं कि अब क्या, इसको हम पहले रूल को पढ़ते हैं फिर इसको एग्जांपल से समझेंगे। तो वहाँ पर ये हो रहा है कि अगर डिक्री आई है किसी ऐसी मूल प्रॉपर्टी की डिलीवरी के हवाले से जो कि किसी ऑक्यूपेंसी किसी टेनेंट के या ऐसे पर्सन के जो कि एंटाइटल है इस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने का, और एंड नॉट बाउंड बाय द डिक्री टू रिलिक्विश सच ऑक्यूपेंसी, और डिक्री की वजह से वो बाउंड नहीं है कि वो इस ऑक्यूपेंसी को मतलब वो इस कब्जे को अपने छोड़े। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा कि डिलीवरी करवा देगा इसी पर्सन को डिक्री होल्डर के फेवर में। यही जो डिक्री का कोर्ट का ऑर्डर है ना, इसकी कॉपी किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे उस प्रॉपर्टी के लगा देगा या बीट ऑफ ड्रम के थ्रू ऑक्यूपेंट को इन्फॉर्म करेगा, या किसी कस्टमरी मोड जो कि हम ओवर एक्सप्लेन कर चुके हैं किस तरह करेगा, और किसी जगह पर जो है वो किसी नुमाया जगह पर इस प्रॉपर्टी के हवाले से इस डिक्री कोर्ट का ये ऑर्डर लगा देगा कि फलां प्रॉपर्टी इस बंदे के फेवर में आ गई है।
तो ये होता है यहाँ पर। तो अब इस सिचुएशन में इस तरह इसको पोज़ेशन दिलवाई जाएगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज़ होता है कि क्या अब इस टेनेंट को भी निकाला जाएगा? तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी है कि लॉ में ये चीज़ एक्सप्रेसिवली तौर पर नहीं बताई गई। इसमें बताया गया है कि भई इस तरह उसको दिलवाई जाएगी, जिसके फ़ेवर में डिक्री आई है ना, हम वहाँ पर उस घर के बाहर लिख देंगे कि अब ये इसका मालिक है, कोर्ट का डिक्री ऑर्डर ये आ गया है, या फिर बीट ऑफ ड्रम कस्टडी, हाँ, इस तरह उसकी डिलीवरी दिलाई जाएँगी। यहाँ पर किसी भी जगह पे भी ये नहीं लिखा गया कि भई आप टेनेंट को भी घर से निकालोगे। अब ये भी हो सकता है कि आप जो है वो दोबारा से रीराइटिंग ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट कर लें। जो न्यू लैंडलॉर्ड है वो आगे से उसे कह दे, क्योंकि उस पर आई थिंक सो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 में सेक्शन 30 है, जिसमें जब लैंडलॉर्ड चेंज हो जाता है तो उसने टेनेंट को इन्फॉर्म करना होता है कि अब मैं लैंडलॉर्ड हूँ, और वो फिर उसे बता देगा। और फिर जो टेनेंट है वो अगर उसके साथ दोबारा वो उसके साथ टेनेंसी एग्रीमेंट करना चाहे कि मुझे आप इसी घर में रहने दें क्योंकि मैं तो यहाँ पर टेनेंट था, और अगर वो चाहता है कि उसने आगे अपनी प्रॉपर्टी फर्दर टेनेंसी पर रखनी है, तो फिर इस सिचुएशन में वो उसके साथ एग्रीमेंट करके उसी उसको टेनेंट को रहने देगा। बस फ़र्क इतना होगा कि अब लैंडलॉर्ड चेंज हो गया है और टेनेंसी एग्रीमेंट में थोड़ा-सा उन्होंने नया एग्रीमेंट उन्हें करना पड़ेगा। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो चाहता है कि नहीं, मैं तो उस घर में रहना है, मैंने कोई टेनेंट नहीं रखना, तो वो फिर उसे कानूनी तकाज़ा है 1 मंथ नोटिस देगा ताकि वो जा सके वहाँ पर। तो जो कि हमारे पास कानून है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट में, उसमें यही रिक्वायरमेंट है। तो तब हम लोग ये प्रोसीजर फ़ॉलो करेंगे। यहाँ पर सीपीसी में बस इतना ही बताया गया है कि इस तरह की सिचुएशन में डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी की किस तरह दिलवाई जाएगी। अब इसको हम लोग एक एग्ज़ाम्पल से के साथ समझते हैं तो फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान डिस्प्यूट चल रहा है किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, जहाँ पर मिस्टर ज़ेड जो है वो रह रहे हैं घर में एज़ अ टेनेंट, और मिस्टर बी की ये प्रॉपर्टी है जहाँ पर वो रह रहे हैं, और मिस्टर ए के फ़ेवर में कोर्ट ने डिक्री दे दी कि मिस्टर ए जो है वो इस प्रॉपर्टी के एंटाइटल हैं, जहाँ पर मिस्टर ज़ेड जो है वो ऐसा टेनेंट रह रहे हैं। अब मिस्टर ए मिस्टर ज़ेड से अपनी इस प्रॉपर्टी की डिलीवरी किस तरह करवाएँगे, क्योंकि अब उनके फ़ेवर में डिक्री आई है, वो एंटाइटल हो गए हैं इसकी पोसेशन के, इस प्रॉपर्टी के, जो कि मिस्टर ज़ेड की ऑक्यूपेंसी में है ऐसा कैपेसिटी ऑफ अ टेनेंट। तो वो अब इसे निकालेंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर निकालने का वर्ड नहीं लिखा हुआ इस रूल में। बस यहाँ पर इतना है कि वहाँ पर उस घर के बाहर ये लगा दिया जाएगा कि ये इस डिक्री का सब्सटेंस लगा दिए जाएँगे कि भई ये मिस्टर ए की हो गई है प्रॉपर्टी। बीट ऑफ ड्रम या कस्टमरी मोड के थ्रू मिस्टर ज़ेड को बताया जाएगा कि अब ये मिस्टर ए की प्रॉपर्टी हो गई, ताकि मिस्टर ज़ेड भी मिस्टर बी को रेंट वगैरह ना दें। तो अब इस सिचुएशन में वही सिनेरियो आ जाता है कि अगर मिस्टर ज़ेड कंटिन्यू करना चाहते हैं अपना टेनेंसी टाइम पीरियड, तो वो मिस्टर ए के साथ अब नेगोशिएट करेंगे, और अगर उन्हें रहना है, मिस्टर ए ने भी अगर आकर रेंट पे देना है, तो सेक्शन 30 पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के तहत इनको नोटिस वगैरह देंगे। आप ये आप खुद कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है तो सेक्शन 30 ही है। तो वो उसे बताएँगे कि भई अगर आप फिर वो नया रेंट एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ आपस में कर लेंगे, और अगर उन्हें नहीं वो उसको रखना चाहते ऐसा टेनेंट, तो उसे 1 मंथ नोटिस देंगे कि ताकि वो यहाँ से जा सकें। अब यहाँ पे फेडरल लेवल पर तो ये रूल 36 कंप्लीट हो गया, लेकिन पंजाब लेवल पे इसमें एक अमेंडमेंट आई है। वो ये है कि भई अगर तो सूट पेंडिंग, ये जो आपको रेमेडी इस टेनेंट को यहाँ पर मिल रही है ना, ये इसको रेमेडी बेसिकली तब मिलती है जब ये टेनेंट है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, यानी मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान, ये जो मिस्टर ज़ेड को रेमेडी मिल रही है ना कि उसे निकाला नहीं जा रहा। वो और उसको ये तब ये रेमेडी मिलती पड़ी है जब सॉरी, उसको ये तब ये प्रिविलेज मिल रही है जब इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो केस आया है इस प्रॉपर्टी के हवाले से, तब आया है जब ये पहले से ही केस चलने से पहले टेनेंट था। अगर तो केस चल रहा है और उस दौरान ये आकर टेनेंट बनता है, तो तब इसको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होती। ये जो है वो पंजाब अमेंडमेंट में इस चीज़ के हवाले से बताई गई है। इसके पीछे प्रूडेंस है वही डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडिस, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडिस ये कहता है कि जब किसी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ कोई लिटिगेशन पेंडिंग हो, और कोई लिटिगेशन पेंडिंग हो, और और उसी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक़ अगर कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को किसी भी मोड के थ्रू आगे फर्दर डिस्पोज़ ऑफ नहीं कर सकते। यानी अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान केस चल रहा था, और मिस्टर बी ने कहा कि भई हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास ना रहे, तो मैं इस प्रॉपर्टी से जाते हुए कुछ तो फ़ायदा लूँ। उन्होंने वही प्रॉपर्टी आगे रेंट पर दे दी मिस्टर ज़ेड को कि जब तक केस चल रहा है, तब तक मैं तो इनसे रेंट लेता रहूँ ना। तो वो फिर रेंट ले रहे हैं, और ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ द सूट इन्हें रेंट पे दिया गया मिस्टर ज़ेड को घर। अब जब केस का फैसला आया मिस्टर ए के फ़ेवर में, तो अब मिस्टर ज़ेड को ऑटोमैटिकली घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रिविलेज उन्हें तब हासिल थी जब सूट पेंडिंग होने से पहले वो ऐसा टेनेंट कैपेसिटी में उस घर में रह रहे थे। अगर सूट फाइल होने के बाद
वो इधर आए हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडस की वजह से ये मिस्टर बी का एक्शन भी इल्लीगल था, क्योंकि वो किसी पर्सन को जब दावा दायर हो किसी चीज़ के मतलब किसी प्रॉपर्टी के मतलब दावा दायर चल रहा हो, तो उन पर भी ये राइट उनका नहीं बनता था कि वो अब इस प्रॉपर्टी को आगे फर्दर डिस्पोज ऑफ करें किसी भी तरह। तो ये आपके पास रूल 36 था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लोग फर्दर रूल्स को डिस्कस करेंगे।